नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ लवी गुंबर। खास खबरों की शुरुआत करेंगे तो अखिलेश और शिवपाल के बीच चल रही सियासी जंग के निपटारे के लिए मुलायम सिंह यादव ने जो फॉर्मूला तैयार किया था उस पर अमल शुरू हो गया है। सीएम अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को पीडब्ल्यूडी को छोड़कर वो सभी विभाग वापस लौटा दिए हैं जिन्हें उनसे वापस ले लिया गया था। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोपों में हटाए गए गायत्री प्रसाद प्रजापति को भी दोबारा कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। जाहिर है जिस फॉर्मूले को नेताजी ने बनाया उसी पर अब सभी चल रहे हैं। जब सभी के लिए नेताजी ही सर्वमान्य है तो फिर विवाद क्यों? पार्टी में हर काम मुलायम की इच्छा से होता है। कौमी एकता दल के विलय की बात भी मुलायम सिंह की इच्छा से आई थी। बाद में उन्होंने फैसला बदला तो वो वापस हुआ। अमर भी पार्टी में आए तो बिना नेताजी की मर्जी से नहीं आए, उनकी ही इच्छा थी। सब उनकी इच्छा से ही होगा। आज पार्टी एक बड़े विवाद से उभरने की कोशिश कर रही है तो इसमें भी नेताजी की ही मेहनत है। इसलिए चुनौती भी सबसे ज्यादा मुलायम सिंह पर ही है। क्या मुलायम के फॉर्मूले से मिशन 2017 में कामयाबी मिल पाएगी? यही है सबसे बड़ा सवाल। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। एकजुट हुआ समाजवादी कुनबा। कलह के बाद अब मिशन 2017 की बारी। मुलायम फॉर्मूले से मिलेगी महाजीत। समाजवादी पार्टी में पिछले कई दिनों से जारी घमासान को सुलझाने के बाद मुलायम सिंह लखनऊ से दिल्ली लौट आए। मुलायम सिंह की मध्यस्थता के बाद पार्टी में जारी घमासान शनिवार को खत्म हो गया। मुलायम सिंह ने पार्टी में जारी कलह पर विराम लगाते हुए तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिशन 2017 में जुट जाने का आह्वान किया। मुलायम फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव को राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है। ऐसे में मिशन 2017 को पूरा करने के लिए अखिलेश और शिवपाल को मिलकर काम करना होगा। तमाम दूरियों को खत्म करते हुए उम्मीदवारों के चुनाव में सतर्कता बरतनी होगी। मुलायम फॉर्मूले के तहत पार्टी और संगठन में बड़े बदलाव का भी दौर शुरू हो गया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अब सामने आए सर्वे के मुताबिक अगले साल होने वाले चुनाव में सूबे में किसी भी पार्टी के स्पष्ट बहुमत पाने का आसार नहीं दिखता। त्रिशंकु विधानसभा के आसार के बीच समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए 2017 में यूपी फतेह कोई आसान काम नहीं होगा। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने विकास के काम के जरिए पूर्ण बहुमत का दावा कर रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया कि जो समाजवादी उपलब्धियां हैं और नेताजी ने जो बात कही थी, जो नेताजी ने कहा, उस बात पे अमल होगा। अच्छा, कौन नहीं चाहेगा कि सरकार बने? जो आप टिकट वाली बात कर रहे हो, कौन नहीं चाहेगा समाजवादी सरकार न बने? देखिए, सब ठीक है। समाजवादी में कोई कहीं कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है और सब ठीक है। और सब हम लोग मिलकर के ये 2017 का चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार बनाएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए मिशन 2017 नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेताजी का डैमेज कंट्रोल और उनका ताजा फॉर्मूला पार्टी को फिर महाजीत दिला पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। जी हां, तो बड़ा सवाल यही, अयक्ष प्रश्न यही कि नेताजी ने जो फॉर्मूला इजाद किया और जिसके तहत ये जो घमासान मचा हुआ था वो शांत हुआ, क्या अब वो महाजीत दिलाएगा 2017 में? क्या होगा, किस तरह से? क्योंकि अब यह दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एकजुट है, सभी नेता एकजुट हैं और जो नेताजी कहेंगे सबको वो माननीय है और उसी पर जो है पार्टी आगे बढ़ेगी, उसी रणनीति पर आगे काम किया जाएगा। फॉर्मूले को नेताजी ने बनाया और उसी पर अब सब चल रहे हैं। जब सभी के लिए नेताजी ही सर्वमान्य है तो फिर विवाद क्यों? पार्टी में हर काम मुलायम जी की इच्छा से होता है। कौमी एकता दल के विलय की बात भी मुलायम सिंह यादव की इच्छा से ही आई थी। बाद में उन्होंने फैसला बदल दिया। हालांकि यह कहा गया कि अखिलेश यादव नहीं चाहते, ऐसा इसलिए किया गया। उसके बाद अमर सिंह भी जब पार्टी में आए, राज्यसभा भेजे गए, वो भी नेताजी की सहमति से, उनकी रजामंदी से ही ऐसा हुआ। लेकिन उसको लेकर भी घमासान और सियासत देखने को मिली। जब सब कुछ नेताजी की इच्छा से हो रहा है तो विरोधाभास कैसा? अब जबकि सब कुछ शांत हो चुका है,
तो अब देखना होगा क्या 2017 में मिलेगी महाजीत, यही है सबसे बड़ा सवाल। तो कहा जा रहा है कि समाजवादी कुनबा एकजुट है। कलह के बाद अब मिशन 2017 की तैयारी है, अब 2017 की बारी है। तो मुलायम फॉर्मूले से क्या महाजीत मिलेगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनका परिचय भी कराएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, ये जो फॉर्मूला इजाद हुआ है, ये जो फॉर्मूला निकला है, क्या उससे महाजीत मिलेगी? जिस तरह से जो घमासान था, जो जारी घमासान था, वो सुलझने के बाद अब मुलायम सिंह यादव ने जो फॉर्मूला इजाद किया है, क्या उससे 2017 में महाजीत मिलेगी? क्या नेताजी का जो डैमेज कंट्रोल है वो महाजीत दिला पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। तो कहा जा रहा है कि अब एकजुट है समाजवादी पार्टी का कुनबा, अब किसी तरह की कोई सियासत नहीं है। कलह के बाद अब मिशन 2017 की बारी है, 2017 की तैयारी है। तो मुलायम फॉर्मूले से क्या महाजीत मिलेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अब यह एक बड़ा सवाल भी है कि पार्टी और संगठन में बड़े बदलाव का दौर भी शुरू हो चुका है। क्या नेताजी का जो डैमेज कंट्रोल है उससे महाजीत मिलेगी? क्योंकि सबको जिम्मेदारियां और जो चुनौतियां थी वो बांट दी गई हैं। अब किसी तरह का अगर मतभेद भविष्य में होता है तो वो घातक साबित हो सकता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मतभेद नहीं होगा। जो नेताजी तय करेंगे सभी को वो मान्य होगा। सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं, जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, तो अब मतभेद नहीं उभरेंगे। तो मुलायम सिंह की मध्यस्थता के बाद पार्टी में जारी घमासान जो है शनिवार को खत्म हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी में जारी कलह पर विराम लगाते हुए तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिशन 2017 में जुटने के आह्वान कर दिया है। तो मुलायम फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव को राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है। ऐसे में मिशन 2017 को पूरा करने के लिए अखिलेश और शिवपाल को मिलकर काम करना होगा। तमाम दूरियों को खत्म करते हुए उम्मीदवारों के चुनाव में सतर्कता बरतनी होगी। लेकिन बड़ा सवाल, क्या मतभेद दोबारा उभरेंगे या यह घमासान पूरी तरह से शांत हो चुका है? क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह मांग की है, उन्होंने ये बात कही कि 2017 के लिए उम्मीदवारों के चयन जो है उसकी जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहनी चाहिए। ये वो तय करेंगे किसको टिकट दिया जाना चाहिए, किसको नहीं। वहीं दूसरी बात शिवपाल यादव की करें तो उन्होंने कहा कि जो टिकट बांटा जाएगा वो नेताजी जो हैं वो तय करेंगे। तो क्या उम्मीदवारों के चयन के समय ये विरोधाभास एक बार फिर से उभर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो उसका खामियाजा किस तरह से भुगतना होगा, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन अगर नेताजी ने जो तय किया है, जो फॉर्मूला 2017 के लिए तैयार किया है, अगर सब उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, सबको वो मान्य होता है और किसी तरह का आगे विरोधाभास नहीं खड़ा होता है, तो इस फॉर्मूले का क्या फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो चलिए, मुद्दा तो समझ में आ गया। क्या मुद्दा है? क्या 2017 में जो महाजीत का फॉर्मूला तय किया है नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने, क्या उससे महाजीत होगी या आगे आने वाले समय में एक बार फिर से मतभेद उभरेंगे? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से बीजेपी नेता हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, कृष्णकांत कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए नेता, और हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, और समाजवादी पार्टी से दुर्गेश वाल्मीकि जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। तो चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले रुख करूंगा यहां पर हेमंत तिवारी जी का, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझना चाहूंगा ये जो फॉर्मूला यहां पर 2017 के लिए तैयार किया गया और जिस तरह से घमासान जो है शांत करने की बात की गई है। हेमंत तिवारी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अब ये 2017 का जो फॉर्मूला तैयार किया गया है, क्या ये महाजीत की ओर ले जाएगा या लग रहा है कि अभी फौरी तौर पर ये जो घमासान है शांत हो गया, आगे एक बार फिर से मतभेद उभर सकते हैं? देखिए लवी, 5 दिन के महाभारत ने समाजवादी पार्टी के सामने आने वाले 5 साल की जो लड़ाई है उसको कमज़ोर किया है, इसमें कोई शक नहीं। इसको शायद सपा के जो शीर्ष नेता हैं वो भी महसूस कर रहे होंगे और इसको महसूस करने लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अंत फिलहाल तो ठीक हुआ है। समस्या इनके सामने बड़ी है कि जो डैमेज हुआ है उसका कंट्रोल कैसे करें।
अभी आगे बढ़ने वाली बात तो दूसरी हो जाएगी। अभी जो डैमेज हुआ है कैसे करें। हालांकि एक चीज़ जो थोड़ी पॉजिटिव साइन आज दिखा है, वो अध्यक्ष बनने के बाद पहले ही अरविंद यादव जो एमएलसी उनको शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी से बाहर कर दिया। जी, शिवपाल सिंह यादव का 2 महीने पहले से एजेंडा पब्लिकली उन्होंने कहा था, हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, गुंडा कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं और सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। तो बेहतर होता कि उसी वक्त मुलायम सिंह यादव ने कोई ऐसा फार्मूला निकाला होता कि ऑर्गेनाइजेशन देखते हुए शिवपाल सिंह यादव सख्ती से पेश आएँ, क्योंकि अखिलेश यादव बढ़िया काम कर रही है, डेवलपमेंट के बहुत अच्छे काम हुए, कई ऐसे काम हुए जिसको लोग याद करेंगे और अखिलेश यादव की छवि एक डेवलपमेंट मोड पर बढ़िया जाने वाली निखर कर सामने आई है, इसको दूसरे लोग भी स्वीकार करते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन, ये सोच पहले से आ गई होती, जो दिन अब देखना पड़ रहा है समाजवादी पार्टी को नहीं देखना पड़ता। हाँ, जो डैमेज हुआ है उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसकी भरपाई के लिए अब निश्चित रूप से जो कदम आज उठाया है शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ, कि ऐसे व्यक्ति को निकाला है जो राम गोपाल यादव का सगा भांजा। इसको लोग दूसरे दृष्टि से भी देख सकते हैं कि राम गोपाल और शिवपाल की पार्टी के भीतर पटती नहीं है, हो सकता बदले की भावना से लिया, लेकिन उनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े गंभीर थे, अवैध दारू बिकवाने के, जमीनों पर अवैध कब्जे के। तो एक संदेश देना इन्होंने शुरू किया है और इटावा के एक आध और आदमी को निकाला है जो गलत कामों। सर, तो यही इसी तरह का संदेश अखिलेश यादव ने भी दिया था जब ऑपरेशन क्लीन किया था और 2 दागी मंत्री थे जिन पर आरोप थे उनको हटाया था। तो फिर विरोधाभास क्यों? जी, दागी मंत्री 2 ही साहब, दागी मंत्री 2 ही क्यों? क्या इन दोनों दागियों के खिलाफ कोई चीज पुष्ट हुई है? ऐसे कई और मंत्री हैं जो गलत कामों में लिप्त हैं, जो विभाग में खराब कर रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं विद इन डिपार्टमेंट, तो सब पे करिए। लेकिन जो 2 निकाले उसके बाद जो हुआ इनको पीछे ले गया। जितना पीछे गए हैं, अच्छा काम करने के बावजूद, सरकार की अच्छी छवि के बावजूद, बेहतर छवि मतलब तुलनात्मक दृष्टि से, इन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया। तो सवाल यह है कि जब मुलायम सिंह यादव पिछले 2 साल से मंचों से कहते थे कि हमारे मंत्री ऐसे दिखाते थे पैसा लेने में लगे हैं, भ्रष्टाचार में लगे हैं, हमारे विधायक जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के साथ इनकी सबसे खराब शोहरत जो है इनकी हमेशा ही रही है कि दादागिरी को बढ़ावा मिलता है, इनके नेता इनके कब्जा करते हैं, अपने हिसाब से पुलिस चलाते हैं। ये जो मुझे लग रहा है कि पिछले 4.5 साल में इनको करने में कोई काम नहीं हुआ। वक्त कम है, अगर कुछ सख्त कार्रवाइयां कर दें, कुछ प्रभाव नेता जो दादागिरी कर रहे हैं, जो सरकार की छवि और पार्टी खराब कर रहे हैं, उन पे और एक्शन करें जैसा आज किया है, तो शायद जनता के निगाह में इनकी स्थिति बेहतर होती है। महाजीत कौर आपका जो मुख्य विंद है, ये फार्म ले जाएं कि नहीं ले जाएंगे, ये समय। चलिए, इस पर भी मैं आपसे सवाल लूंगा, तो इस पर भी पहले और मेहमानों से भी इस मुद्दे पर चर्चा कर लूं। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपसे समझना भी चाहूंगा। दुर्गेश वाल्मीकि, मेरा सवाल आपसे, जैसा कि यहां पर कहा जा रहा है कि 4.5 साल में विकास के काम हुए, ऐसे भी काम हुए जो लोगों को याद रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह कि इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ कि पीछे जाना शुरू कर दिया? एक गलत मैसेज गया है जनता के बीच। देखिए लवी जी, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी स्वीकार किया जी कि 4 साल में हमारे युवा मुख्यमंत्री की नेतृत्व में और उनकी टीम ने बहुत विकास के काम किए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि इस पर बहुत ज़्यादा अब पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अब जो स्थितियाँ थी सबके सामने हैं, अब वो सामान्य हो गई है और सब लोग मिलके, नेताजी ने आह्वान कर दिया है कि पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में लग जाए। हमारे कार्यकर्ता, हम लोग सब लोग चुनाव में लगे हैं। अपने विकास के जो हमारे मुख्यमंत्री जी का केवल और केवल फोकस था कि हम केवल विकास के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे, तो हम लोग अब चुनाव की तैयारी में लगे हैं। घटनाएं तो बहुत सी हर दल में होती रहती हैं, लेकिन अब जो सामने आया था वो सब सामान्य स्थिति है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जिम्मेदारी दे दी गई,
हमारे मुख्यमंत्री जी को सरकार के मुखिया के साथ साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। तो वर्तमान समय में जैसा कि अभी हमारे आदरणीय बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे बहुत पुराने भाई भी हैं, मित्र भी हैं, बहुत कहा साहब कि अब जो 4.5 साल पौने 5 साल का समय बीता, जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, हम इसी को फोकस कर रहे हैं और उसी विकास के नाम पर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। और जो समय बचा है इसमें भी जो काम रह गए, शेष रह गए, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर, दुर्गेश वाल्मीकि जी, नेताजी ने यहां पर यह भी कहा कि हम लड़ रहे हैं और बीजेपी बूथ स्तर पर मजबूत कर रही है। कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है उसका नुकसान नहीं हुआ? नहीं, जो नुकसान दिख रहा है सबको वो हकीकत में चर्चा में जरूर आया, अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में। सारे दलों ने अपना काम 3-4 दिन तो बंद कर दिया, पर अपनी पार्टी के बारे में, पार्टी के मुद्दों के बारे में, क्या उनकी पार्टी का चुनाव में क्या घोषणा पत्र है, वो सब भूल के वो केवल समाजवादी पार्टी की आंतरिक स्थिति पे चर्चा कर रहे हैं। 4-5 दिन से सब भूल गए कि उनकी भी पार्टी के बारे में कुछ बोलना है। मैं कह रहा हूं कि अब जब मामला हमारे यहाँ सुधर गया, कुछ था ही नहीं, थोड़ा बहुत अगर जहां 4 बर्तन होते हैं तो आवाज आती है। हमारे नेता, हम पार्टी के मुखिया हैं, सर्वमान्य नेता हैं, उनकी बात सब मानते हैं और सब लोग एकजुट होकर नेताजी के आह्वान पर लग गए। अब हमारे कार्यकर्ता किसी भी उसमें नहीं, सब लग गए चुनाव में, चुनाव तैयारी में। और 2017 में जैसे पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, बिहार में काम पर सरकारें रिपीट हुई, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं लवी साहब कि देखिएगा, काम के बल पे हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो छोटी मोटी बातें हैं वो सब ठीक हो गई, नेताजी ने सब ठीक कर लिया। और घर में ये एक मुखिया का काम है कि सबको बैठाकर समझाना, सबने स्वीकार, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे युवा मुख्यमंत्री हो, सबने एक साथ कहा कि हम लोग नेताजी को, उनका कोई भी आदेश हम लोगों के लिए निर्देश है, उन्होंने जो कहेंगे वो हम लोग मानेंगे। चलिए सर, शुभकामनाएं आपको। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से पारिवारिक कलह उभरकर सड़कों तक उतर आई, इसका खामियाजा मैं एक उदाहरण दे देता हूं। करुणानिधि जो डीएमके के हैं, उनकी भी पारिवारिक कलह जो है उसके चलते पिछले चुनाव में उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। वो उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर इस तरह अभी जो हुआ उसको डैमेज कंट्रोल किया गया है, लेकिन अगर ये दोबारा स्थिति, ये दोबारा नौबत खड़ी होती है तो शायद मुश्किल भी हो सकता है। फिलहाल रुख करेंगे और मेहमानों का, बीजेपी का मैं रुख करूंगा। हरीश श्रीवास्तव जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है, जिस तरह से बीते 4-5 दिन से ये जो घटनाएं लगातार समाजवादी पार्टी खबरों में बनी हुई है, ये कहा जा रहा है कि बाकी पार्टियां जो हैं अपने फोकस से हट गई हैं, उनका सारा ध्यान समाजवादी पार्टी में आंतरिक कलह पर चला गया है कि आखिर हो क्या रहा है, वहां स्थिति जो है उसको टटोलने में लगे हुए हैं सब। लवी जी, देखिए, दुर्गेश वाल्मीकि जी का जो आरोप है जी, वो एकदम तथ्यहीन और निराधार है। और बल्कि ये इनका जो कथन है वो एक भटकाने वाला है जनता को। सर, तो क्या ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार खबरों में समाजवादी पार्टी बनी हुई, इसका फायदा भी उन्हें मिलेगा, ये भी दावा किया जा रहा है। नहीं, लवी जी, वही मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले 5-7 दिनों से पूरी तरह ठप है। डेंगू से 89 लोग, जो फिगर आई है, डेंगू बुखार से 89 लोग की अब तक जाने जा चुकी है उत्तर प्रदेश में। सरकार का कोई मंत्री, कोई अधिकारी, आम आदमी का पुरसा हाल नहीं है। लोग जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सरकार अपनी व्यक्तिगत परिवाही संपत्ति के बंटवारे में लगी हुई है। आप ये देखिए कि ऐसा तो संभवतः लोकतंत्र में ये पहली बार आपने देखा होगा कि जिस तरह से लोग संपत्ति का, परिवार की संपत्ति का बंटवारा करते हैं, उस तरह से उत्तर प्रदेश की सत्ता का बंटवारा हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश जो मीडिया, आप लोगों के माध्यम से सारी रिपोर्ट जनता के पास भी जा रही है, हम लोगों के पास भी आ रही है। जिस तरह से युजन सभा के लोग मुलायम सिंह जी की कोठी के सामने इकट्ठे होकर के और जिस तरह के नारे लगा रहे थे, और जिस तरह से जिसने इस पार्टी को बनाया उसी के खिलाफ जिस तरह की नारे लगा रहे थे, उससे ये बात स्पष्ट है कि समाजवादी सर, ये तो कह रहे हैं, ये तो दावा करें अब सब कुछ ठीक है, सब शांत हो गया। आपने कहा कि ये
नहीं, मैं लवी जी उन्हीं की बातों से जो बात है प्रमाणित है मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए आदरणीय मुलायम सिंह जी ने फार्मूला निकाला कि श्री अखिलेश यादव जी चाचा के घर जाएंगे, लंच करेंगे, और हुआ क्या, जब लंच करके वो निकले पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब मैं प्रदेश अध्यक्ष के घर नहीं गया था, चाचा के घर गया था। तो यह इस बात की पुख्ता एक संदेश है कि मामला में कहीं न कहीं असहजता बरकरार है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और कही, उन्होंने कहा कि मुझे याद आया कि मैं राष्ट्रीय स्तर पे युवा मामले का प्रभारी भी हूं और युवाओं को लेकर काम करूंगा। किसी पत्रकार ने उनसे कुछ सवाल पूछा तो बोले कि ज़्यादा ये राष्ट्रीय प्रभारी वाली बात नहीं कही है, नहीं तो ये भी मुझसे हटा दिया जाएगा। तो ये असहजता जहां अंदर एक शीर्ष पद पे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट का मुख्यमंत्री होना एक बहुत बड़ा गंभीर दायित्व है, एक बहुत बड़ा पद है उसमें, और जिस तरह से पिता में और चाचा में ये बात चल रही है, जितना दुखी होकर के आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जो कार्यकर्ताओं को उनको संबोधित किया, जो बातें कही जी कि अखिलेश यादव जी के मन में जो 2012 में शिवपाल सिंह जी ने उनका मुख्यमंत्री बनने का विरोध किया था, वो अखिलेश ने उसको मन में रख लिया और वो उनको इस तरह से उनको अपना विरोध यानी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तो गलत जब संदेश गया। अंदर तक इतनी बातें हैं जी, और जो आज मीडिया जो समाचार पत्रों में जो इंटरव्यू माननीय मुख्यमंत्री जी का भी छपा है और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी छपा है, अगर आप उसको देखें और जिस तरह की अभी आपके चैनल के इस न्यूज उस पर चल रहा था कि भाई शिवपाल सिंह जी ने कुछ लोगों को पार्टी से निकाला है, वो किस वजह से निकाला, क्या निकाला, ये बात नहीं है। लेकिन जो वर्तमान हालात में अगर आप देखें, वर्तमान हालात को लेकर देखें तो उसमें ये कार्रवाई इसको इनके जो समझौता हुआ इसको आगे बढ़ाएगी और इसको मजबूत करेगी या इसको और इस रिफ्ट को और आगे बढ़ाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए बड़ा सवाल है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कृष्णकांत जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जी आदरणीय मुलायम सिंह जी ने एक मिनट में मैं अपनी बात, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने श्री अखिलेश यादव को राज्य की पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। उनके पार्टी के संविधान में क्या है मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन अमूमन आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, राज्य में चुनाव समितियां होती हैं। तो उन्होंने कोई संविधान में संशोधन करके नया प्राविधान बना दिया, नया पद सृजित कर दिया, और वो भी पार्टियों में होता है कि वो जब उनकी कार्यसमिति की बैठक होती है, जब प्रदेश कार्यसमिति वगैरह में अगर कोई संशोधन होता है पार्टी के संविधान में, कोई नया पद सृजित किया जाता है तो उसको अप्रूवल कराया जाता है। तो ये जो समझौते हैं ये कितने दिन टिकेंगे, ये जो मनभेद है कितने दिन टिकेगा और कितने दिन तक जनता इस तरह के इनके मनभेदों के कारण पिसती रहेगी, इसका तो जवाब शायद माननीय मुख्यमंत्री जी दे सके या आदरणीय मुलायम सिंह जी दे सके। लेकिन ये कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो कहीं से कुछ सहजता नजर नहीं आती। ये मनभेद सबका आपस में अभी बरकरार है, कहीं से अभी ये नहीं लगता कि इन लोगों ने मनभेद दूर कर करके और जो दायित्व इनके पास है उत्तर प्रदेश की जनता ने जो कमान सौंप रखी है उस भरोसे पे कहीं काम करेंगे तो उस भरोसे को तोड़ करके चकनाचूर कर दिए और सत्ता को संपत्ति मान के बंटवारे की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए इस पर भी आगे सवाल जवाब करेंगे। फिलहाल कृष्णकांत जी, मेरा सवाल आपसे, जिस तरह से लगातार ये जो सियासी घमासान मचा था और जो उथल पुथल थी, अब बताया जा रहा है कि शांत हो गया और नेताजी ने एक फॉर्मूला बनाया 2017 के लिए और सबको जो अपनी जिम्मेदारी थी वो बांट दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, अब सारी चीजें राइट ट्रैक पर हैं। कितनी बड़ी चुनौती अगर सारी चीजें राइट ट्रैक पर हैं? आवाज नहीं लगी, आवाज नहीं आ रही है, पास आवाज नहीं आ रही है। कृष्णकांत जी, मैं अपना सवाल, क्या अब आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी 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 जी, मेरा सवाल ये है, अगर ये दावा किया जा रहा है 2017 की रणनीति तय हो गई है, जो घमासान था अब शांत हो गया है और एक फॉर्मूले के तहत अब जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, कौन संगठन में काम करेगा, कौन सरकार चलाएगा, ये सब कुछ अब जो है तय कर दिया गया है, यानी अब विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है जैसा पार्टी ये कह रही है। अगर ऐसा है और सब चीजें राइट ट्रैक पर चल रही हैं तो कितनी बड़ी चुनौती?
आपको मिली आवाज? हाँ, हमको मिलेगा। पता नहीं क्यों आवाज नहीं मिली। इनकी आवाज आपकी नहीं आ रही है जी वो पूछ रहे कितनी बड़ी चुनौती है। अब आई अब आई अब आई। जी, मैं कितनी बता बड़ी रहा हूं। चुनौती है, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ये दावा समाजवादी किया जा रहा पार्टी है। समाजवादी पार्टी की 4-5 दिन से जो एपिसोड चल रहा है, जी यह मतभेद पहले था, 2012 से ही मतभेद इन लोगों में थे, वह मतभेद मनभेद में बदल गया। अब यह चेचरा भी मुलायम सिंह यादव जी चूंकि इस पार्टी को बनाए हैं, उन्होंने इसको खून पसीने से सींचा है, जैसा वो बराबर कह रहे हैं, लोगों ने देखा भी है। ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहेंगे कि मेरे सामने इस पार्टी को का आखिरी सदगति हो जाए। ऐसी स्थिति में वो डैमेज कंट्रोल करने का बराबर प्रयास कर रहे हैं, करना भी चाहिए घर के मालिक की हैसियत से। लेकिन अखिलेश यादव जी जो आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस पार्टी को बनाने में इनका कोई खास योगदान नहीं रहा है। शिवपाल यादव छोटे भाई के रूप में जरूर इस मंजिल को बनाने में एक ईंट रखे होंगे। अगर वह 10 ईंट रखे होंगे तो एक ईंट ढो के ले आने का काम शिवपाल जी ने भी किया होगा, जाहिर सी बात है। ये सब जो स्थितियां बन रही है, जो घर के अंदर की लड़ाई थी, आज जो सड़क पे आ गई है। और आज अध्यक्ष होने के बाद शिवपाल जी ने जिस तरह से रामपाल के भांजे को निकाला, ठीक है, जमीन घोटाला, अवैध शराब बिचवाने का जो आरोप लग रहा है, आरोप आज का नहीं होगा, पहले से कारोबार करते रहे होंगे, आज ही अचानक ऐसा नहीं हुआ होगा। हो सकता है जब एमएलसी बनाए गए हों उसके पहले से भी ये कारोबार करते रहे होंगे। और यह कोई इनकी पार्टी में यह कोई नई बात नहीं है कि जमीन कब्जा कर लिए। जमीन कब्जे का तो लगातार केस बातें आ रही, कौन कौन जमीन कब्जा कर रहा, सब लोग तो हटाए नहीं जा रहे हैं। गायत्री प्रजापति अब तक भ्रष्ट थे, कल तक परसों तक ये भ्रष्ट थे, हटा दिए गए, और आज वह ईमानदार हो गए, फिर बनाए जाने की संभावना, कल हो सकता है शपथ ग्रहण हो जाए। सपा हो चाहे बसपा हो, दोनों पार्टियां इस सरकार को उद्योग का धंधा बना ली है। बसपा के भी सरकार में खनिज विभाग ही सबसे ज्यादा चर्चा में आया था, इसके बाद उनके मिनिस्टर जेल गए थे जी बाबू सिंह कुशवाहा। सपा के भी सरकार में सबसे ज्यादा चर्चा गायत्री प्रसाद प्रजापति की ही हुई। अगर वह अच्छे थे तो हटाए क्यों गए, अगर वह बुरे हैं तो बनाए क्यों जा रहे हैं, यह सवाल। जहां तक अखिलेश यादव जी के विकास का सवाल है, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में 2 विकास का काम बहुत जबरदस्त हुआ है। एक तो गोमती नदी की खुदाई और दूसरे जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण। यह 2 ऐसे कार्य हुए जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता खुशहाली यहां महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश की ये जनता है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, किसी व्यक्ति की सरकार नहीं, प्रदेश की जनता की सरकार है। ये तो कह रहे हैं कि हम सरकार मेट्रो ने भी लाए, आपको बहुत सारे 2012 में विकास के mandate कार्य दिया है हैं। कि आप मेट्रो भी अभी इनका अधूरा है, सारे काम इनके अधूरे। मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के बंटवारे का क्या अधिकार इनको है कि यह चाचा भतीजे में बांटा जा रहा है या बंटवारा हो रहा है। यह सरकार है, सरकार प्रदेश की जनता की होती है। उत्तर प्रदेश छोटा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का दूसरा अगर भाग कहा जाए तो उत्तर प्रदेश है, और यहाँ खुलेआम सड़क पर बंटवारा चल रहा है। ये आप ले लीजिए, आप ले 14 विभाग आप ले लो, 42 विभाग आप ले लो। यह उत्तर प्रदेश की जनता क्या इस बात को नहीं देख रही है? बेवकूफ है यहाँ की जनता। इन लोगों से एकदम तंग आ चुकी है। जहां तक रिपीट का मेरे भाई कह रहे थे, सवाल है इनको भी भीतर से अच्छी तरह से पता होगा कि हम रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए इस पर भी डिबेट करेंगे। फिलहाल मैं रुक करूंगा हेमंत तिवारी जी। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने होंगे। हालांकि नेताजी बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं और बहुत बड़ा राजनीतिक तजुर्बा है। ये दावा किया जा रहा है उन्होंने जो फॉर्मूला जो निकाला है, अब सारी चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारियां बांट दी हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार चलाएंगे और शिवपाल यादव जो है संगठन को मजबूत करेंगे। हालांकि उनको जो उनके विभाग लिए थे अखिलेश यादव ने, वो वापस लौटा दिए गए हैं और कुछ ऐसे फैसले हुए जैसे गायत्री प्रजापति का मामला है। तो उससे कहीं ना कहीं जो सीएम की जो छवि थी जिसको मजबूत करने की बात की जा रही थी, हाल के दिनों में कहा जा रहा था कि इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, कहीं ना कहीं उसी पर ही सवालिया निशान नहीं खड़ा होता कि जो उन्होंने फैसले लिए थे, जो कड़े फैसले लिए थे, जिससे एक अच्छी छवि का, मजबूत छवि का, सीएम की छवि का जो मैसेज जा रहा था वो पलटता नजर आ रहा है। देखिए यह बहुत ज़्यादा सही मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसमें कोई नहीं कि अखिलेश यादव ने एक अच्छी छवि बनाई है। अखिलेश यादव ने एक सरल छवि बनाई है जी, लोगों के लिए एक्सेप्टेबल जो स्वीकार्य छवि है बनाई है
काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं क्योंकि अब किए। अध्यक्ष पद भी कुछ चला ऐसे गया, तबके जो जिसको विभाग कि- उन्होंने देखिए, शिवपाल मैंने यादव जी खास से तौर लिए से थे वो भी उनके लखनऊ पास पर- वापस चले गए, और जो गायत्री प्रजापति पर कार्रवाई की थी, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी भी वापसी होगी कैबिनेट में। यानी ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर ये मैसेज जा रहा है कि अखिलेश की पार्टी में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि ये भी कहा नेताजी ने कि वो अब अपने मन से कोई फैसला नहीं लेंगे। यहाँ दूसरा प्रश्न है, जी। मुलायम सिंह यादव मजे हुए राजनेता हैं, जी। 40 साल का करियर है, जी। और मुलायम सिंह यादव ने अपने प्रभाव से अपने उससे एक बड़े राजनीतिक क्षेत्रीय छत्रप का तमगा हासिल किया। ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में इतनी बार सरकार बनाई, उनको पता है कि यूपी के इलेक्शन में क्या होता है, ये यूपी के इलेक्शन में क्या होने वाला है। यूपी का इलेक्शन कोई कुछ कहे, भाषण कुछ करे, यहाँ जाति धर्म का गुणागणित उसकी राजनीति चलती है, और यूपी की जनता बहुत जल्दी चीजों को भूल जाती है। कौन सी ऐसी पार्टी जिसमें गुटबाजी नहीं है? 2014 के पहले, अमित शाह के प्रभारी महासचिव बनने के पहले भाजपा में 6 गुट बताए जाते थे। चलिए, प्रमोद बहुत सारे तिवारी ऐसे कभी प्रश्न हैं सीधे जिनके नेता सवाल होगा, टटोलने हैं, जिस बहुत बात सारे नहीं ऐसे करते थे। अनसुलझे पहलू हैं जिसके मैं जवाब चाहता हूं। देख- जो जीत का फॉर्मूला दिया है, बड़ा सवाल यह है कि 2017 में महाजीत का जो दावा है वो कैसे पूरा होगा। क्या वाकई जो स्थिति ऐसी है कि अंदरूनी जो लड़ाई है, जो खींचतान है, वो पूरी तरह से शांत हो गई है, खत्म हो गई है, और इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या विरोधी जो हैं अब हावी होंगे और इस मुद्दे को भुनाएंगे। डिबेट लगातार जारी है। जिस सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो महाजीत का फॉर्मूला दिया गया है 2017 में, क्या उससे वाकई समाजवादी पार्टी का उद्धार होगा? सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। तो दुर्गेश वाल्मीकि जी, मेरा सवाल यहां आपसे है। मैं आपसे यहां पर यह समझना चाहूंगा, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि संगठन में किस पद पर कौन सा नेता बैठेगा। जी, हेमंत तिवारी जी, जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं दुर्गेश वाल्मीकि का रुख करूंगा। क्षमा करिएगा जी, अनकंक्लूडेड मेरे गलत संदेश दे सकता है। जी। मैं कह रहा था कि मतभेद तो सारी पार्टियों में होते हैं, रहे हैं। समाजवादी पार्टी में मतभेद था, समाजवादी पार्टी का मतभेद सत्ता पे आ गया, सड़क पे आ गया, और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इसको स्वीकार करेगा, उसने अपना नुकसान किया है। अखिलेश यादव महसूस कर रहे हैं नुकसान किया है, शिवपाल और मुलायम सिंह महसूस कर रहे होंगे कि शिवपाल किया। इसलिए इन्होंने अब इस फार्मूले के बाद इन्हें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। मैंने यही कहा था कि स्ट्रेटजी यही है कि पहले इन्होंने निकालना शुरू किया, और आप उम्मीद करिए मुझे है कि 15 दिन के अंदर 1-2 नहीं, कम से कम 50 ऐसे लोग पार्टी से निकाले जाएंगे जिन्होंने पार्टी की इमेज खराब की है। एक तो इस लाइन पे चलेंगे, दूसरा थोड़ा सा पीछे आप देख लें, अखिलेश और मुलायम सिंह यादव जब एक साथ मंच पर होते हैं तो अखिलेश यादव डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने गोमती रिवर फ्रंट बनाया, हम मेट्रो ला रहे हैं, आगरा एक्सप्रेसवे ला रहे हैं, जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, आगरा से लेकर के आजमगढ़ तक काम कर रहे हैं। और वहीं मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए हमको इतने नहीं, इतने भी मर गए होते तो हमको अफसोस नहीं हुआ होता। आप देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स है, नेताओं को पता है कि उनको किस लाइन पे जाना है। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि यूपी की जनता बहुत जल्द भूल जाती है कि महीने भर पहले क्या हुआ, तो इनको भी लगता है कि इस एक्शन से आगे बढ़ेंगे तो शायद जो डैमेज हुआ है उसका कंट्रोल हो जाए और 2017 में हम बड़ी चुनौती दे सकें। जी, तो चलिए अब देखना होगा, वाकई दिलचस्प होगा कि जिस लाइन पर अब पार्टी आगे बढ़ रही है क्या उसका फायदा मिलेगा, क्या एक बार जिस चीज का दावा किया जा रहा है क्या वो जो दावे हैं वो खरे साबित होंगे। दुर्गेश वाल्मीकि जी, मेरा सवाल आपसे, संगठन में किस पद पर कौन सा नेता बैठेगा, इसका फैसला अब शिवपाल यादव लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष की कमान उनके ऊपर है। अब संगठन पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए निश्चित तौर पर वो ऐसे विश्वस्त नेताओं को शामिल करेंगे जो उनकी कसौटी पर खरा उतरे, उनके विश्वस्त हों। वहीं जो टिकटों के बंटवारे की जिम्मेदारी है वो सीएम अखिलेश यादव चाहते हैं कि उम्मीदवारों का चयन वो करें। वो भी निश्चित तौर पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देना चाहेंगे जो जीतें और विधायक बने तो उनकी कसौटी पर खरे उतरें, उनके वफादार हों। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक विरोधाभास की स्थिति मुझे यहां लग रही है वो ये कि अगर उम्मीदवार सीएम चाहेगा, जो चाहेगा वो होगा, और उनके लिए जो वोट मांगने घर घर जो प्रचार जाकर करेंगे और जो पर्चियां बांटेंगे वो कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियों से टक्कर लेने की बात है वो खुद की पार्टी में नहीं हो जाएगी।
देखिए गुम्बद जी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अभी हमारे विपक्ष के सम्मानित प्रवक्ता भाजपा के उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गए प्रदेश के यहाँ लंच पे, कारों से बताया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ नहीं चाचा के यहाँ गया था। जी। अब हम क्या विपक्ष से पूछ के बताएंगे हम क्या शब्द बोलेंगे? एक बात। दूसरी बात कि अभी आपने पूछा था और हमारे सम्मानित साथियों ने भी सवाल उठाए थे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, इनको पार्लियामेंट का बना दिया और कैसे बना दिया। भाई ये हमारी पार्टी का फोकस है। मैं भी समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहा हूँ जी, तो रहा हूँ नेताजी के सानिध्य में। पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन रहेगा, पार्टी में कौन रहेगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज से नहीं पिछले 89 और 90 से तय कर रहे हैं कि कौन किस जिले में जाएगा, कौन फ्रंटल का प्रभारी होगा, कौन पश्चिम का प्रभारी होगा। सर लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मेरा सवाल ये यहाँ पर जो जिम्मेदारियां तय की गई हैं, क्या आने वाले समय में चुनाव से पहले वो कोऑर्डिनेशन भी नजर आएगा जिस तरह से जो जिम्मेदारियां बांटी गई हैं? क्योंकि सीएम चाहते हैं कि 2017 के जो चुनाव होंगे, जो उम्मीदवारों का चयन होगा उसमें उन्हीं की भूमिका होनी चाहिए, वो तय करेंगे कौन उम्मीदवार जो है उसको टिकट दिया जाए। लेकिन शिवपाल यादव कहते हैं कि वो जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होनी चाहिए, नेताजी को तय करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक विवाद की बड़ी समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी चुनाव से पहले? कोई विवाद नहीं लबी जी, कोई विवाद नहीं। ये विवाद केवल डिबेट का हिस्सा हो सकता है। नेताजी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे युवा मुख्यमंत्री जी और माननीय रामगोपाल जी, जितना हमारा नेतृत्व है, ये जब बैठ जाएगा चाहेगा तय कर लेगा। ये होता चला आया है, ये पहली बार नहीं होने जाता है, ये दिख रहा है लोगों को। ये आ जाएगा भी 2-3 महीने के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तय होगा वो हमारी कोई पूरी पार्टी में तमाम लोग हैं, वो सब पूरे प्रदेश में पर्यवेक्षक के रूप में जाते हैं, वो रिपोर्ट देते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड को, नेताजी को रिपोर्ट देते हैं। सबका मामला प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी, नेताजी के पास जाएगा, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, तय हो जाएगा। इस पर कोई बहुत ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। हमने आपसे कहा लोग का फोकस केवल विकास पे था और विकास नाम पर, केवल विकास नाम पर। चलिए, यानी फोकस अब भी विकास पर ही रहेगा। जो आप घमासान की बातें कर रहे हैं वो शांत हो चुकी हैं और जो नेताजी तय करेंगे, जिस तरह से अभी अखिलेश को मना लिया गया, अखिलेश यादव को आगे भी मना लिया जाएगा, चाहे टिकटों के बंटवारे की बात हो कि किसको देना है किसको नहीं देना है। नहीं, बिगड़े कभी थे ही नहीं, वो सरल स्वभाव के हैं। वही हमारे हाल प्रदेश अध्यक्ष का है, वो हर स्थिति में, हर माहौल में हंसते रहते हैं। मतलब कोई भी बात कीजिए हंस के जवाब देते, चाहे इतनी बड़ी बात कहें, लेकिन वो मुस्कुराते रहते, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते रहते। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सामने स्थिति आ गई, भाई जो मंत्री हटा उनको अगर बना दिया तो हटा, मतलब यानी आप कह रहे हैं कि हंसते हंसते ये जो संकट की घड़ी आई थी वो टल गई है और फिर बना दिया। सारा फोकस 2017 पर है। देखिए, नहीं, इसको भाषा मीडिया जो कह रही, जो भाषा दिया गया कि डैमेज कुछ हुआ ही नहीं, जो था, जो ईटा गारा से फिर ठीक कर दिया, मजबूत कर दिया गया। डैमेज नहीं हुआ, कुछ नहीं, तमाशा हुआ। चलिए, डैमेज नहीं तमाशा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये यहाँ पर मायावती ने भी एक सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा किया है गायत्री प्रजापति को लेकर कि जिस तरह से सीएम अखिलेश यादव ने, क्योंकि उनके पास विशेष अधिकार है, उन्होंने जिस तरह से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था, अब उनकी वापसी होने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या उनके इस डिसीजन को जिस तरह से बदला गया है, क्या वो उनकी छवि के अगेंस्ट नहीं जाएगा? नहीं, बस प्रमोद जी अपनी पार्टी के बारे में चर्चा कर, वो हमारी पार्टी के बारे में बहुत रुचि लेने की आवश्यकता नहीं है। आज भी उनका एक बयान हमने देखा जी, आज भी उनका एक बयान आ गया। लबी जी, श्री दुर्गेश वाल्मीकि जी जो भी कह रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है और साइकिल सहित इनको बाहर करने वाली उत्तर प्रदेश से। ये जो इनका जो ये सत्ता को संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति मान के बंटवारा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है और साइकिल सहित इनको बाहर करने वाली है। और ये जो आप कह रहे हैं, विकास की बातें कह रहे हैं, विकास के और अखबारी विज्ञापनों में आप देख सकते हैं, धरातल पे कहीं विकास नहीं है। जिस अभी गोमती रिवर फ्रंट की बात कह रहे थे पांडे साहब जी, गोमती रिवर फ्रंट की जो खबरें आ रही हैं
दिखा दिया गया कि 15 फीट गहरी सिल्ट सफाई कर दी गई गोमती की, जबकि सिल्ट की कोई सफाई नहीं हुई। तो ये इसी तरह का विकास समाजवादी पार्टी सरकार में होता है। मतलब जो किसी दल से मतलब नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि गोमती कितनी सुंदर हो गई, आईटी सिटी, पूरा लखनऊ बदल गया, पूरा प्रदेश बदल गया, तमाम पुल बन गए, तमाम सड़कें बन गई। ये सत्ता में आए तब से बना रहे थे, आज तक नहीं बन पाई। और जिस मेट्रो की बात कर रहे हैं उसमें 6000 करोड़ से ऊपर केंद्र सरकार ने दिया है। और जी, आरोप लगाने से ठोकते अपनी नहीं थकते। सर, तो केंद्र क्यों नहीं क्रेडिट ले रही इस बात का? जो काम किया गया है वो दिख रहा है। विकास का तो आलम यह है कि सारी उन केंद्रीय की योजनाओं को इन्होंने बैरियर बना करके रोक दिया गया, सब दिख रहा है। जिससे आम आदमी का विकास होता है, गांव का विकास होता कुछ नहीं। है, गांव का बुनियादी ढांचा मजबूत होता है। उन सारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने बैरियर बना करके रोक दिया है। तो विकास का ये जो इनका मॉडल है और जो विकास का इनका सच है, उत्तर प्रदेश की जनता को सब पता है कितनी विकास है। यही लखनऊ में आप चले जाइए, साउथ सिटी, सड़क पे आपको 1-1 फीट गहरे गड्ढे मिलेंगे, और ये पूरी 4 साल की सरकार इनकी बीत गई, वो सड़क नहीं बन पाई। लखनऊ शहर में अनेक सड़कें आपको मिल जाएंगी, अनेक जगह मिल जाएंगे जहां जलभराव बना हुआ है, सड़कें खुदी पड़ी हैं। तो यही विकास है इनका। आज ये डेंगू से पूरे प्रदेश में लोग मर रहे हैं, यही इनकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। शिक्षा का आलम यह है कि जो बच्चे हैं उनको काका काका नहीं पढ़ पाते। तो ये हालात समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की बना के रख दी है। किस आधार पे कह रही? 2.5 साल से भाजपा की केंद्र सरकार है, कौन सा काम उत्तर प्रदेश के लिए किया? 73 सांसद हैं इनके, कौन सा काम किया इन्होंने? 200 रुपए किलो की दाल बिकवा दी, महंगाई चरम पे कर दी। राज्य सरकार ने किए तो केंद्र ने यूपी के लिए क्या किया, ये पूछना चाह रहे हैं दुर्गेश वाल्मीकि जी। इस पर भी जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था महीना भर पहले कि 9,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को कम मिला। 1 लाख करोड़ अरहर की दाल 200 रुपए किलो बेच दी, ज्यादा दिया। 73 सांसद कुछ नहीं किया यूपी में। 1 लाख करोड़ रुपया विकास को फोकस कर रहे हैं, सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास के ज्यादा नाम दिया। पे सरकार बनाएंगे, हम जुमलों के नाम पर झूठ बोल करके उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनाने जा रहे, समाज काम के नाम पर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये नहीं बताते कि 5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को ज्यादा दिया। हर साल 1 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के मद में ज्यादा दिया। इसको ये नहीं बताते, और ये झूठ बोलते हैं जनता के साथ। जनता इनके झूठ को समझ चुकी है और जानती है कि समाजवादी कितने झूठ बोलते हैं, और उसी का नतीजा इनकी है जो उत्तर प्रदेश की सत्ता को। सर, लेकिन इस बात से तो इत्तेफाक राहुल गांधी भी नहीं रखते। वो भी अपनी सभाओं में बार बार केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। लबी जी आज जो पार्टी केंद्र में है, जो स्टेट में है, इन आधी शताब्दी तक 27 सालों से ज्यादा सरकार चलाए हैं, और यहाँ के बदहाली और गरीबी सारे लोग मिलकर वो राहुल गांधी क्या बताएंगे? सरकार चला चुके हैं। राहुल गांधी को तो यहाँ के बारे में धरातली सच्चाई नहीं पता है, न उनको अपनी पार्टी के बारे में पता है, न इस प्रदेश के बारे में पता है, न देश की जनता के बारे में पता है। वो तो अभी आप यात्रा करते देख रहे, थकेंगे, फिर अर्जेंटीना वगैरह कहीं चले जाएंगे आराम करने के लिए। कुश्ती का एक खेल चल रहा है। ये जो राहुल गांधी का और ये समाजवादी का और बसपा का जो झूठ है, उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी। 27 साल से आधी शताब्दी से ज्यादा। चलिए कृष्णकांत जी, जो इल्जाम यहाँ पर लग रहे हैं, वो अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि गहरे घाव दिए कांग्रेस ने, इसीलिए जनता ने जो है सराखों पर से उतार दिया है और अब दोबारा नहीं बिठाएगी। कृष्णकांत जी, हो सकता है हमसे जिन लोगों ने इस देश के खजाने से 12 लाख करोड़ रुपया लूट लिया, जिसकी वजह वो क्या मुंह दिखाने लायक है जनता को? उनको जनता को हिसाब देना चाहिए। जिस केवल फरेब पर केंद्र की केवल सरकार आई, एक सरकार में 12 लाख करोड़ रुपया कहा जा रहा है कि झूठ और फरेब आज वो जनता के सामने विकास की बातें करते हैं, मोदी जी को उनको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। केंद्र की उनको तो जनता से माफी मांगनी चाहिए। सरकार हर मुद्दे जो पर भ्रष्टाचार हाउस और जो जात और हरीश श्रीवास्तव जी उन्हें जवाब देने दीजिए कम से कम। वो भी कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार विपक्ष हैं। ऐसी स्थिति
हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमने कहा हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, केंद्र के सरकार से हम बाहर हुए। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता में आना और जाना लगा रहता है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि देश की जिम्मेदारी से हम मुख मोड़ लें। आज अगर भारत सरकार में पूरे देश में अगर झूठ फरेब का गोल्ड मेडल लेना हो तो मोदी जी गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है, इनके विकास की बात है, यहां सड़क पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। पूरे प्रदेश की हालत ही है। चाहे आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र मुलायम सिंह जी का है, मैं वहां से आता हूं, मैं वहां का रहने वाला हूं, वो हमारे सांसद है आज के तारीख में। वहां की स्थिति है, जो सपा मुखिया मुख्यमंत्री के पिताजी का संसदीय क्षेत्र है, शहरों में जाके देख लीजिए बिजली के तार लटके हुए हैं। वहां पे सड़कें नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। ये स्थिति है, गड्ढे ज्यादा सड़कें कम है। कहां विकास का काम हुआ है? लखनऊ प्रदेश की राजधानी, यहां की यह स्थिति है। और जहां तक सवाल है, एक चीज वाल्मीकि जी की एक बात से मैं सहमत हूं। इन्होंने कहा है कि पार्टियों में मेरी पार्टी का मामला है, कौन टिकट बांटेगा। ये सही है, ये हर पार्टी का अपना अंदरूनी मामला, इसमें हमें दखल देने का कोई हक नहीं है। हम डिबेट में आज इसलिए दखल दे रहे हैं, आपके साथ इसलिए बैठे हुए हैं कि इनके घर का झगड़ा सड़क पे आ गया था। हमारे घर का झगड़ा अगर सड़क पे आ जाएगा, अगर पार्टियां दो टूक होने की स्थिति में आ जाएगी तो आप भी बहस करेंगे, वरना आपके घर के भीतर की बात है, उसमें हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं बनता है। आप सड़क पे ना आए होते, मतभेद से काम चला लेते, मनभेद न ले आए होते, तो हम भी आज आपके बीच में बोलने की स्थिति में नहीं होते। और चूंकि आज आप सत्ता में, आज आप सरकार में 22 करोड़ जनता की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, इसलिए आज हम सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है। और हम जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, चाहे बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपके घर में अगर लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई सरकार और जनता के हित को प्रभावित कर रही है, तो हम आपसे सवाल करेंगे और इस तरह से करते रहेंगे। आपको प्रदेश के कमाए हुए लूट के धन का हम बंटवारा नहीं होने देंगे, उसमें हम निगाह गड़ा के रखेंगे और इसलिए जनता के हित के लिए हम बराबर लड़ते रहेंगे। जी दुर्गेश जी, यहां पर तो गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये बीजेपी भी आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते वो ये कह रहे हैं कि विकास के जो दावे हैं वो खोखले हैं, क्योंकि सड़कों में गड्ढे हैं। कैसे भरेंगे गड्ढे? अरे ये तो भाई विपक्ष के पास एक काम है कि उसको काम है कि कोई भी है अगर तो उसका काम है आलोचना करना, और आलोचना वो कर रहे हैं। काम जो किया है सर, तो मौका तो आप ही ने दिया होगा ना। हम नाम तो नहीं लेंगे चैनल डिबेट में नाम नहीं लेंगे। मैं बहुत संबंधित नेताओं के बारे में बताऊं, वो कभी हम लोग बैठते हैं कि कुछ भी हो सर, लेकिन अगर मौका ना देते, अगर ये जो विवाद है, ये जो झगड़ा है सड़कों तक ना आया तो शायद इनको भी ये बोलने का मौका ना मिलता कि साल मुख्यमंत्री जी ने विकास के काम ऐसे किए कि आने वाले समय में जनता याद रखेगी। ये अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने डिबेट शुरू से पहले इस बात को कहा, तो मैं आपकी बात से अपने कोट कर रहा हूं और मैंने तमाम चीजें बताई जो काम किए। हम कहते हैं जो काम अच्छा करेगा वो जाएगा, वो दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। अगर हमने काम किया है तो जनता हमको चुनेगी, और काम नहीं किया तो जनता दूध की बक्की की तरह बाहर कर देगी। सर, लेकिन ये विपक्ष जो है ये कह रहा है कि केवल लैपटॉप से, केवल मोबाइल फोन से काम नहीं चलने वाला। उनके जो सड़कों में गड्ढे हैं वो भी उन्हें दिक्कत देते हैं, वो भी भरने चाहिए, और भी जो वादे किए गए थे वो भी पूरे होने चाहिए। नहीं, वो उनका बात कर नहीं, वो हमारे आदरणीय कांग्रेस के सम्मानित कृष्णकांत हैं प्रवक्ता साहब, उन्होंने जो बात, हर पार्टी का अपना नजरिया है कहने का, मैं उनकी टिप्पणी नहीं, अब तो कह रहा हूँ विपक्ष में अगर हम छिपे होंगे हम जैसे आलोचना करेंगे। जैसे मैंने कहा कि केंद्र की कोई बात नहीं आई थी, बात आई कि केंद्र में जब मोदी जी आए, मेरा ख्याल 42 से 40 बार हेलीकॉप्टर और जो चार्टर्ड प्लेन होता है से वो बिहार आ रहे थे नीतीश सरकार का जब बनने से पहले चुनाव में, लगता बड़ा जाएगा, मगर वहां नीतीश सरकार और लालू जी की सरकार आ गई, तो वो वहां आ गई, तो मोदी जी क्या कर पाए? ये भी बताइए दुर्गेश जी। मुझे कह लेने दीजिए। देखिए, अब जब बोलते हैं मैं नहीं चुप रहता हूँ। आज 2.5 साल से केंद्र में सरकार चल रही, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल पूछ रहा हूं इस चैनल पर कि 2.5 साल में उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया। मुख्यमंत्री जी को क्यों कहना पड़ा कि 9,000 करोड़ लोगों को नहीं मिला, उसको रोजगारी मिली। अगर वो पैसा मिल जाता तो अपने विकास के काम को और ज्यादा गति दे सकते थे। रोजगारी मिली। मुद्दा
बैंक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ लोगों को रोजगारी मिली और कम से कम 2 लाख करोड़ के एनएचआई के प्रोजेक्ट जो सड़कों के हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों को है, जो राज्य के राजमार्ग थे उनको भी केंद्र सरकार ने बनाने का निर्णय लिया और घोषणा कह रहा हूँ इनके उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों की फौज है। 73 साल गडकरी जी ने क्या किया प्रदेश के अंदर? जो सड़कें केवल आलोचना का काम विपक्ष कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देके बना देंगे। दुर्गेश जी, जो भारत सरकार काम कर रही है, आप अपने चश्मे को खोल के देखिए। आपकी सरकार ने जो रेल के ऊपर जो पुल बनने हैं उनको एनओसी नहीं दे रही है। 500 ऐसे प्रोजेक्ट को इन्होंने रोक के रखा है। गंगा के निर्मलीकरण का जो काम है उसमें ये जो प्रदूषण फैक्ट्रियों का है, जो प्रदूषित जल जो फैक्ट्रियों का है उसको नहीं बंद कर रहे हैं। इनके जो काम है जहां एनओसी देना वहां एनओसी नहीं दे रहे हैं। ये तो विकास के काम में अवरोधक बन के खड़े हैं। जो गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया, उसकी आज तक कार्य योजना नहीं सबमिट कर रहे हैं, उसका डीपीआर तक नहीं सबमिट कर रहे हैं। 80-80 लाख रुपया प्रत्येक गांव सभाओं को उन्होंने दिया और 21-21 करोड़ रुपया प्रत्येक ब्लॉक को दिया, उसके लिए कार्य योजना तक नहीं सबमिट कर रहे हैं। जो गरीबों के लिए आवास योजना थी जिसके लिए 56,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को मिल रहा था और कार्य योजना प्रस्तुत और काम शुरू होते ही 13,000 करोड़ रुपया मिल रहा था, उसका 20 राज्यों ने उसका प्रस्ताव दे दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसका प्रस्ताव अभी तक नहीं दिया। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का असली चेहरा है। दुर्गेश जी, कुछ पढ़िए लिखिए और देखिए, तब आपको समझ में आएगा। जो केंद्र सरकार ने इस 4-5 सालों में मोदी जी ने प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ज्यादा दिया और ये रोते फिरते हैं 9,000 करोड़ 9,000 करोड़। चलिए हरीश जी, मैं दुर्गेश जी से सवाल ले रहा हूं, वो आपके इन सवालों का क्या जवाब देते हैं, उसके बाद मुझे खर्च कर पाए जो पैसा दिया गया। हेमंत तिवारी जी से भी एक अहम सवाल लेना है, क्योंकि मुझे ये डिस्कशन जो है वाइंड अप करना है। उससे पहले मैं उनसे भी एक सवाल लूंगा। दुर्गेश वाल्मीकि जी, केंद्र कह रही है, हरीश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ दिया लेकिन राज्य ने वो सब लिया नहीं या वो सब कुछ जनता तक पहुंचा नहीं। या तो हमारा दिमाग खराब हो गया होगा कि हमको पैसा मिलेगा हम लेंगे नहीं, या तो मुख्यमंत्री क्या सार्वजनिक कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 9,000 करोड़ रुपया हमको कम मिला, अगर वो समय से मिल जाए तो कम से कम और विकास गति दे दें, ये कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि 1 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष ज्यादा दिया है। देने से योजना आयोग को नीति आयोग में बना, उत्तर प्रदेश सरकार के नाम बदलने से काम नहीं होता है। कैग की रिपोर्ट देख लीजिए, आप कह रहे हैं दिमाग खराब, कैग की रिपोर्ट देख लीजिए। कैग की रिपोर्ट में बाकायदा दिया है कि कितने चलिए, तो राज्य के दावे अपनी जगह, केंद्र के दावे अपनी जगह, दोनों ये दावा कर रहे हैं, दोनों ये दावा कर रहे हैं। हेमंत तिवारी जी, चलिए श्रीवास्तव जी, मुझे तिवारी जी से सवाल लेना है। हेमंत तिवारी जी, राज्य के दावे अपनी जगह, केंद्र के दावे अपनी जगह, दोनों ये दावे कर रहे हैं कि हमने प्रदेश के लिए सब कुछ किया लेकिन प्रदेश को वो सब कुछ नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसे में अहम सवाल यहां पर सीएम अखिलेश यादव ने जिस तरह से अहम डिसीजन लेने शुरू किए और जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की, कोई 4.5 मुख्यमंत्री नहीं है, मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मैं ही सरकार चला रहा हूं और जो फैसले होंगे मेरे ही होंगे। लेकिन अब जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, जो उन्होंने डिसीजन लिए थे उनको भी पलटा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि वो अपने मन से अब आगे कोई फैसले नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने ये मांग जरूर की कि टिकट बंटवारे में मैं किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या लग रहा है ये जो फॉर्मूला दिया है, जिस तरह से जो नेताजी हैं उन्होंने एक फॉर्मूला इजाद किया कि सरकार जो है अखिलेश यादव चलाएंगे और संगठन जो है वो शिवपाल यादव चलाएंगे, क्या लग रहा है कि इतना आसान होगा 2017 के लिए? जिस तरह से ये जो जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, कोई मतभेद नहीं आएगा? जिस तरह से अब सब कुछ शांत बताया जा रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है? देखिए, अगर इतना आसान नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल होगी और इस मुश्किल का इल्हाम नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को है, इसीलिए उन्होंने फॉर्मूला निकाला। जी, मैं दोबारा कहूँगा लवी कि उत्तर प्रदेश के सियासत में जो कुछ होता है पब्लिक उसको 10, 15, 20 दिन बमुश्किल 1 महीने में भूल जाती है। यहाँ इलेक्शन जो होना है वो नेता को पता है, सबको पता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाति गुणागणित देखा जाएगा, वेस्टर्न यूपी में सबको पता है 2014 के पहले का माहौल रिपीट होने वाला है या उस तरह परिस्थितियां बन रही हैं। तो जो पेशबंदी है सारी पार्टियों की इसी लाइन पे है। ये डेवलपमेंट का मुद्दा, कहाँ डेवलपमेंट का मुद्दा?
केंद्र और राज्य की लड़ाई में अलग अलग पार्टियों की सरकारों के चलते उत्तर प्रदेश की बड़ी तबाही है। पिछले 15-20 वर्षों से आप देख लीजिए, जब तक सिमिलर पार्टी की सरकारें नहीं हैं, जब नहीं रही हैं, ज़्यादातर वक्त नहीं है, कांग्रेस का रजीम छोड़ने के बाद तो उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट रुका है, ये स्वीकार करना चाहिए लोगों को। लेकिन पब्लिक भी वही है, पब्लिक जब वोट देने जाती है तो मुद्दे क्या होंगे, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, अखिलेश यादव ने क्या किया, ये सब भूल जाती है। पब्लिक देखती है कौन कुर्मी है, कौन कोहरी है, कौन तिवारी है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, ये वास्तविकता है। ये बिहार की भी और उत्तर प्रदेश दोनों की वास्तविकता रही, और इन नेताओं को ये सब पता है। आप देखिए, मायावती 135 मुस्लिम कैंडिडेट्स दे चुकी हैं, और मुलायम सिंह की सबसे बड़ी फॉलोइंग रही है मुस्लिमों में। और इस पूरे एपिसोड में आप कह रहे हैं मुस्लिम भी जातीय देख रहा समीकरण था कहीं ना कहीं हावी रहेगा अगर समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर। जी रहता है, हमेशा रहता है। अखिलेश यादव की छवि पर कोई फर्क नहीं आया है, एक साथ उन्होंने है, और मैंने नहीं कहा कि 4.5 साल में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए। इधर 2-2.5 साल में उन्होंने डेवलपमेंट के कुछ अच्छे काम जरूर किए। एक सरल और शरीफ मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि गई है। पार्टी के भीतर उन्होंने जो करने की कोशिश की वो शायद जो चाहते थे उतना नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है, इतना तो कर लिया कि वो भी जो चाहते हैं कर सकते हैं, इतना तो स्थापित किया। तो शिवपाल भी जीते, अखिलेश भी जीते, लेकिन मुझे लगता है पार्टी थोड़ा पीछे हो गई, और यही जितना पीछे हुई है इसकी भरपाई के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन लोगों को। चलिए, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, एक नई नीति बनानी पड़ेगी जिस नीति को चलिए, बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ी बात आपने दिखा रहे हैं जी। ये चलिए, आपने कहा शिवपाल भी जीते, अखिलेश भी जीते, अब 2017 की लड़ाई कैसे जीतेंगे, ये है अहम सवाल। जो फॉर्मूला नेताजी ने दिया है, क्या सभी उस पर चलेंगे, कायम रहेंगे और जीत होगी या नहीं होगी, और जनता यह तय करेगी कि उनसे जो वादे किए गए उनको क्या मिला, केंद्र से क्या मिला, राज्य सरकार से क्या मिला। फिलहाल अभी के लिए बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही कि 2017 की चुनौती कितनी बड़ी होगी, लेकिन उससे जिस तरह से घमासान शुरू हुआ और जिस तरह से घमासान शांत हुआ, क्या अब यह शांत रहेगा या एक बार फिर से बड़ा जो घमासान है एक बार फिर से शुरू होगा? क्योंकि यहां यह कहा जा रहा है कि अखिलेश भी जीते, शिवपाल भी जीते। अब 2017 कैसे जीतेंगे, क्योंकि सभी दलों के अपने दावे हैं। सोचिएगा जरूर। अभी के लिए बस इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।